तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है वेटरन। और इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक कार खरीदने के लिए सियोल के सेकंड हैंड मार्केट में जाते हैं। और यहाँ पर इनको इन कारों को बेचने वाला एक डीलर मिलता है और वो इन दोनों को एक मर्सिडीज कार दिखाता है और ये कार इन दोनों को काफी पसंद आती है और फिर ये इस कार का पेपर वर्क कंप्लीट करके इस कार को खरीद लेते हैं। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि कार बेचने वाले लोगों ने इस कार में एक ट्रैकर लगा दिया होता है ताकि ये लोग इस कार की लोकेशन का पता लगा सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कपल इस कार को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों कोई कपल नहीं बल्कि असल में पुलिस वाले हैं जो कि इस शहर के कार चोर गैंग को पकड़ने के लिए एक मिशन पर आए होते हैं। और इस पुलिस वाले का नाम होता है जियोंग और ये कहानी का मेन लीड है। और इस पुलिस वाले का नाम होता है बोंग जो कि अभी यहाँ पर जियोंग की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही होती है। अब इसी समय जियोंग के पास उसके चीफ का कॉल आता है और जियोंग यहाँ पर कहता है कि हमारा काम हो चुका है, मतलब कि कार चोरी करने वाली गैंग हमारे प्लान में फंस चुकी है। और फिर रात को पार्किंग लॉट में खड़ी हुई इस कार को वो चोर चुरा के ले जाते हैं और अब ये लोग इस कार को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर ये लोग कार का नंबर प्लेट और बाकी सारी चीजें बदलने लगते हैं। अब इसी समय एक आदमी इस कार की डिग्गी खोलता है और जैसे ही वो डिग्गी खोलता है तो ये सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से जियोंग बाहर आता है। और अब काफी देर तक इस कार में फंसे होने की वजह से जियोंग को काफी जोर की सुसु लगी होती है, तो इसलिए फिर वो सबसे पहले हल्का होता है। और फिर इसके बाद वो अपने चीफ को कॉल करके पूछता है कि पुलिस टीम को यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा। अब ये सुनकर ये चोर समझ जाते हैं कि जियोंग जरूर कोई पुलिस वाला है, तो इसलिए फिर ये लोग जियोंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जियोंग बड़े ही मजाकिया अंदाज में कॉमेडी करते हुए इन सबको पीट देता है। और अब इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस के साथ चीफ की टीम भी यहाँ पर पहुंच जाती है और इस गैंग को गिरफ्तार करके यहाँ से पकड़ लिया जाता है। और अब अगले सीन में हमें जियोंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और एक बेटा है। और यहाँ पर जियोंग की वाइफ कोई सोशल वर्कर होती है जो कि एक एनजीओ में काम करती है और इसलिए जियोंग और उसकी वाइफ के काम के चक्कर में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं। अब अगले दिन जियोंग का साथी बताता है कि वो कार चोर इन कार्स को लेकर किसी रशियन डीलर को बेचा करते हैं। तो अब पुलिस एक साथ इन सभी को रंगे हाथों पकड़ने का कार्यक्रम बना रही है। और अब ये लोग उन सभी कार्स को लेकर शिपयार्ड की तरफ रवाना होते हैं जहाँ पर वो रशियन स्मगलर आने वाले हैं। और अब इन कार को वहां तक पहुंचाने के लिए एक बे नाम के आदमी का ट्रक किराए पर लिया जाता है। और अब रास्ते में जियोंग की बे के साथ काफी सारी बातें होती हैं और इन लोगों के बीच ठीक ठाक सी दोस्ती भी हो जाती है। और यहाँ पर बे उसे बता रहा होता है कि वो जिस कंपनी के लिए आजकल काम करता है उसे उस कंपनी से कुछ महीनों से पैसे नहीं मिले। तो जियोंग इसके पीछे की वजह पूछता है। तब बे बताता है कि कंपनी के लिए काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर करप्ट होने के साथ काफी बदमाश आदमी है और उसी की वजह से कोई भी ट्रक ड्राइवर इस कंपनी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। अब ये लोग शिपयार्ड तक पहुंचते हैं और वहाँ पर जियोंग बे को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हो। अब इसके बाद जब शाम के समय वो रशियन स्मगलर्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर पुलिस टीम भी अपना ऑपरेशन शुरू करती है और कुछ घंटों तक इस ऑपरेशन के चलते इन सभी को यहाँ पर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। और अब पुलिस के इस कारनामे से अगली सुबह हम देखते हैं कि चीफ और जियोंग के सभी टीममेट्स को प्रमोशन के साथ साथ बोनस भी मिलता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बे के साथ साथ और भी ट्रक ड्राइवर्स उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने बिना कोई नोटिस दिए ही इन सभी को काम से निकाल दिया होता है। और अब रात को बे उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने हमारा एक तो पुराना पेमेंट नहीं दिया है और बिना पुराना पेमेंट दिए तुम हमें काम से कैसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ये आदमी कॉन्ट्रैक्टर होने से पहले यहाँ का लोकल गुंडा हुआ करता था और वो यहाँ पर बे को पैसे देने से मना कर देता है और उसे गंदी गालियां देकर उसे वहाँ से भगा देता है। अब उसी समय बे की नजर जियोंग के कार्ड पर पड़ती है और वो सोचता है कि क्यों ना इस पुलिस वाले को कॉल करके इस कॉन्ट्रैक्टर की अकल ठिकाने लगाई जाए। और अब वहीं पर हम जियोंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ शहर के सबसे अमीर लोगों की पार्टी में गया होता है। और इसी समय जियोंग के पास बे का कॉल आता है लेकिन पार्टी में होने की वजह से वो उसकी कॉल को नहीं उठाता। और अब इसी पार्टी के दौरान जियोंग की मुलाकात जैंग से होती है। और वैसे तो जैंग पिछले कई सालों से विदेश में था और अभी कुछ महीनों पहले ही उसने यहाँ पर आकर
अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया है और यहाँ पर जैंग काफी ज्यादा अय्याश और नशेड़ी किस्म का आदमी है और सही मायनों में देखा जाए तो जैंग एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। अब यहाँ पर जियोंग उससे कहता है कि मुझे तो लगता था कि अमीर लोग कुछ अलग ही तरीके से पार्टी करते होंगे। अब तभी अचानक से जैंग अपने पास बैठी दोनों लड़कियों से बदतमीजी करने लगता है और वो दरअसल ये देखना चाहता था कि जियोंग जो कि एक पुलिस वाला है वो ये सब देखकर आखिर कैसे रिएक्ट करेगा। पर जियोंग उसकी इस हरकत पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता बल्कि थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। और अब पार्टी से जाते समय जियोंग उससे कहता है कि जैंग कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा सामना पुलिस से हो जाए। अब अगले दिन जियोंग अपने चीफ से मिलकर ये बताता है कि कल मेरी मुलाकात शिनजिन नेटवर्क के नए मालिक जैंग से हुई थी और जियोंग कहता है कि मुझे तो वो एक नंबर का बिगड़ैल और बदमाश लगा। तब चीफ उससे कहता है कि वो काफी बड़े लोग हैं और हम उनके मैटर से जितना बच सकें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अब अगले सीन में हम जैंग को कार में उसके सेक्रेटरी जोए के साथ बैठा हुआ देखते हैं और जैंग हर समय नशे में ही रहता है और उसके सेक्रेटरी जोए का यही काम होता है कि वो उसकी हरकतों पर पर्दा डाले। अब रास्ते में ये दोनों बे को उसकी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ देखते हैं। तब जैंग अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिर इस प्रोटेस्ट की वजह आखिर क्या है। तब जोए बताता है कि सर हमारी कंपनी ने इन वर्कर्स की कई महीनों की सैलरी रोक रखी है। तब जैंग कहता है कि इससे तो हमारी कंपनी की इमेज काफी खराब होगी, तो जितनी जल्दी हो सके इस प्रोटेस्ट के मेन आदमी को मेरे पास लेकर आओ। और फिर कुछ घंटों बाद बे अपने बेटे के साथ जैंग के ऑफिस में पहुंचता है। अब शुरुआत में तो जैंग बे से काफी अच्छी तरीके से पेश आता है और उससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स पूछता है और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलवाता है जिसने कुछ दिन पहले बे की इंसल्ट की थी। और वो बे से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे लेकिन वो पैसे तुम्हें कमाने पड़ेंगे, मतलब कि तुम्हें इस आदमी से बॉक्सिंग मैच में जीतना होगा। अब बे को समझ नहीं आता कि आखिर ये कंपनी का मालिक आखिर किस तरीके की बात कर रहा है। अब क्योंकि जैंग तो हमेशा ही कोकेन के नशे में रहता है इसलिए उसे इस तरीके की हरकतें करने में काफी मजा आता है। अब बे उस कॉन्ट्रैक्टर से फाइट करने के लिए मना कर देता है लेकिन इसी बीच वो कॉन्ट्रैक्टर बे को काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है और बे का बेटा ये सब कुछ देखकर काफी रोने लगता है। लेकिन जैंग जबरदस्ती उसे वो फाइट दिखाते हुए कहता है कि बच्चे तुझे सीखना चाहिए कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर बे को काफी बुरी तरीके से पीटकर काफी घायल कर देता है। और अब यहाँ से जाने के बाद जैंग उसे उसके पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों से अब अपना इलाज करवा लेना। और अब इस घटना से बे के आत्मसम्मान को काफी चोट पहुंची है और वो यहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि इन पैसों वालों के सामने हम गरीबों की तो कोई कीमत ही नहीं है। और अब बाहर आने के बाद वो अपने बेटे को एक टैक्सी में बिठाकर उसे घर भेज देता है और वो फैसला करता है कि वो एक बार फिर से उस कंपनी में जाकर इसका बदला लेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंग के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और अब कॉलर की बात सुनने के बाद वो जल्दी से एक हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बे के बेटे ने जियोंग को कॉल करके बुलाया होता है। और यहाँ पर बे की वाइफ जियोंग को बताती है कि उसके आने से पहले ही यहाँ की लोकल पुलिस इस केस को अपने हाथों में ले चुकी है। अब इन पुलिस वालों से बात करके जियोंग को पता चलता है कि बे ने उस कंपनी के बिल्डिंग के अंदर जाकर वहाँ से आत्महत्या करने की कोशिश की है। अब इस वक्त बे की जान तो बच चुकी है लेकिन अभी वो कोमा में है। और वो पुलिस वाले जियोंग को ये भी बताते हैं कि जैंग ने बे को उसके बचे हुए पैसे भी दे दिए थे, इसलिए पुलिस को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि बे ने आखिर सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। अब इसके बाद जियोंग बे के बेटे से अकेले में मिलता है और वो जियोंग को बताता है कि उस ऑफिस में पैसे मिलने से पहले उसके डैड को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया था। और यहाँ पर जियोंग समझ जाता है कि ये मैटर जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। अब यहाँ पर जियोंग यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर पूछता है कि आखिर उस छोटे बच्चे का बयान क्यों नहीं लिया गया। अब यहाँ पर जियोंग समझ जाता है कि ये लोग सच बाहर निकालने के बजाय लीपापोती में ही लगे हैं, जिसका मतलब है कि सब कुछ पता होने के बावजूद ये लोग इस केस को दबाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जियोंग समझ जाता है और वो फैसला करता है कि वो अकेले ही अपनी तरफ से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इसके बाद वो सीधा जैंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और यहाँ पर चोई उससे कहता है कि ये सब कुछ उस बे नाम के आदमी की गलती है, इसलिए कंपनी उसे किसी भी तरीके का हर्जाना नहीं देने वाली। अब इसी समय जियोंग की नजर जैंग पर पड़ती है पर बॉडीगार्ड्स की मदद से चोई उसे उससे मिलने नहीं देता। और अब अगले सीन में हम जैंग को
उसके एक बॉडीगार्ड से फाइट करते हुए देखते हैं और यहाँ पर जैंग इस फाइट को हारने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो देता है और इसलिए वो धोखे से अपने इस बॉडीगार्ड की टांग तोड़ देता है। और जैंग की ऐसा करने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि जैंग अपने इस बॉडीगार्ड को कुछ खास पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका ये बॉडीगार्ड और आदमियों की तरह उसकी चमचागिरी नहीं करता। अब इसके बाद चोई जैंग को बताता है कि उस ईमानदार पुलिस वाले के चक्कर में ये केस दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इसीलिए हमें बे की फैमिली को कुछ पैसे देकर इस मामले को सुलटा देना चाहिए। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जियोंग बे को देखने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है, तो वो देखता है कि चोए बे की वाइफ को कुछ पैसे देकर इस मैटर को खत्म करने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर जियोंग चोए को डांट फटकार लगाकर वहाँ से भगा देता है और इसके बाद वो उस पुलिस वाले की भी क्लास लगाता है जो कि इस केस में जैंग के साथ मिला हुआ होता है। अब यहाँ पर चोए समझ जाता है कि ये केस जब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इस ईमानदार पुलिस वाले को अपने रास्ते में से नहीं हटाते, तो इसलिए फिर वो जियोंग की वाइफ को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर वो जियोंग की वाइफ को एक बहुत ही महंगा पर्स गिफ्ट करता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए थे। और यहाँ पर चोए उससे कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड इस केस के ऊपर काम करना बंद कर दे तो फ्यूचर में तुम्हें और भी बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन जियोंग की वाइफ भी उसी की तरह काफी ईमानदार है और इसलिए वो यहाँ पर चोए की काफी बेइज्जती करते हुए इस ऑफर को ठुकरा देती है। अब यहाँ पर जब जियोंग को ये खबर मिलती है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो जैंग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि एक समय पर ये मैटर बे की वाइफ से माफी मांगकर खत्म हो सकता था, लेकिन तुम्हारे घमंड की वजह से ये मैटर दिन ब दिन बढ़ता चला गया। लेकिन अब तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। अब इसके बाद जियोंग अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस न्यूज को दुनिया के सामने लाना चाहिए। लेकिन वो रिपोर्टर कहता है कि इस न्यूज में कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि ये न्यूज सिर्फ एक सुसाइड का मामला है और इसमें कोई भी मसाला नहीं है। लेकिन जियोंग उसे बताता है कि ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले बे के साथ काफी मारपीट हुई थी। अब ये सुनकर वो न्यूज रिपोर्टर समझ जाता है कि ये तो काफी सारा मसाला है, तो इसीलिए वो इस न्यूज को कवर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर चोए उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर उसे कुछ पैसे देता है और वो उससे कहता है कि जब तक ये मामला पूरा ठंडा नहीं हो जाता तुम ये देश छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाओ। और अब अगले दिन जब इस केस की न्यूज में आती है तो जैंग का फादर ये देखकर काफी भड़क जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैंग की गलत परवरिश की वजह उसका पिता ही होता है, क्योंकि अपने बेटे की गलतियों की सजा भी उसके मैनेजर चोए को ही देता है। और वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे होते हुए ये बात आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गई। और साथ ही में वो जैंग से कहता है कि तुम जल्द से जल्द इस देश को छोड़ने की तैयारी करो। वहीं दूसरी तरफ जियोंग के ऑफिस में जियोंग के खिलाफ इंटरनल अफेयर्स की तरफ से इंक्वायरी आती है और ये दोनों ऑफिसर जियोंग को कुछ वीडियो टिप्स दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और इन क्लिप्स में कुछ क्रिमिनल्स बता रहे होते हैं कि किस तरीके से जियोंग ने अपने पुलिस वाले होने का फायदा उठाया। अब यहाँ पर जियोंग समझ जाता है कि ये सब कुछ जैंग के मैनेजर चोए का ही किया धरा है। अब इसी बीच चीफ को अपने हेड ऑफिसर से ये पता चलता है कि इंटरनल अफेयर्स ने ऐसी कोई भी टीम इंक्वायरी के लिए नहीं भेजी है और चीफ यहाँ पर समझ जाता है कि इन दोनों ऑफिसर्स को चोए ने रिश्वत देकर यहाँ पर जियोंग को ब्लैकमेल करने के लिए भेजा है। अब यहाँ पर जियोंग इन दोनों ऑफिसर्स से कहता है कि तुम दोनों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि ऐसे प्रोफेशन में होने के बाद तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर चीफ जल्दी से वहाँ पर पहुंचकर इन दोनों की सच्चाई बताकर इन दोनों को वहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद जियोंग इस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाता है। अब इस मिशन पर उसका चीफ और उसका एक नया ऑफिसर भी उसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही यहाँ पर तैयारी करके बैठा होता है और पुलिस वालों के पहुंचते ही ये गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में वो नया पुलिस ऑफिसर काफी घायल हो जाता है। अब काफी देर तक इस फाइट के चलते फाइनली जियोंग उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेता है और अब पूछताछ के दौरान पुलिस को उसकी गाड़ी में काफी सारे पैसे मिलते हैं और ये वो पैसे होते हैं जो चोए ने इसे देश छोड़ने के लिए दिए होते हैं। और अब यहाँ पर जियोंग के पास चोए को जेल पहुँचाने के लिए और भी सबूत हाथ लग चुके हैं। अब यहाँ पर बे की वाइफ
जियोंग को मिलने के लिए कहीं पर बुलाती है और ये जियोंग को अपने फोन में कुछ मैसेजेस दिखाकर कहती है कि उस दिन बे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले बे ने ये सारे मैसेजेस उसे किए थे। पर बे की वाइफ को ऐसा लगता है कि ये सारे मैसेजेस बे ने नहीं किए थे बल्कि उसके फोन से किसी और ने ही किए थे। और यहाँ पर जियोंग को रियलाइज होता है कि ये केस कोई सुसाइड केस नहीं है बल्कि ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। अब इसके दूसरी तरफ हम जैंग के फादर को देखते हैं जिसने जैंग को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया होता है और वो यहाँ पर जैंग के सेक्रेटरी चोए को ये ऑफर देते हैं कि अगर वो ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा तो जेल से वापस आने तक तो मैं तुम्हारी फैमिली को यूएसए में सेटल कर दूंगा और तुम्हें जेल से जल्दी छुड़ाने के लिए मैं एक अच्छा वकील करूंगा। अब जो यहाँ पर पिछले कई सालों से इस फैमिली का पालतू होता है, इसलिए फिर अगले दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए खुद को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ पर जियोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो चोए के ऊपर काफी गुस्सा करता है और वो कहता है कि उस बिगड़ैल आदमी को बचाने के लिए ये झूठा इल्जाम अपने ऊपर मत लो। पर यहाँ पर तो चोए पूरी तैयारी के साथ आया होता है और वो यहाँ पर अपनी बातों से सभी पुलिस वालों को कन्विंस कर लेता है कि उसी की गलती की वजह से बे ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। और जियोंग यहाँ पर समझ जाता है कि इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आदमी जैंग की फैमिली का काफी वफादार है। अब इसके बाद उस घायल नए पुलिस वाले को देखने के लिए जियोंग हॉस्पिटल में जाता है और उसकी टीम के बाकी पुलिस वाले यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। तब यहाँ पर चीफ उसे बताता है कि चोई के सरेंडर करने के बाद अब ये केस दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को हैंडल करने के लिए दे दिया गया है। अब इसके बाद ये सभी मिलकर इस केस की कुछ छूटी हुई कड़ियों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि बे के उस फोन से वो मैसेजेस बे के घायल होने के बाद किए गए थे, जिसका मतलब ये साफ होता है कि वो मैसेजेस बे ने नहीं बल्कि उसके फोन से किसी और ने किए होते हैं। और अब जियोंग पूरी तरीके से श्योर होता है कि बे ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया बल्कि जैंग ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। अब इसके बाद जियोंग चोए से मिलने के लिए जेल में जाता है और वो चोए से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि बे ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था बल्कि तुम सभी ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बे उस दिन अपने बेटे को टैक्सी में बिठाकर बे दोबारा से जैंग के ऑफिस में जाता है और तब वहाँ पर जैंग से हाथापाई करने के दौरान बे के सर पर काफी गहरी चोट लगती है। तब यहाँ पर जैंग और चोए इस पूरी घटना को सुसाइड बताने के लिए सीढ़ियों के रास्ते बे को नीचे फेंक देते हैं। अब यहाँ पर चोए जियोंग से कहता है कि चलो एक बार के लिए मान लिया कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इस सब को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे कि तुम कोर्ट में ये बात साबित कर सको। अब इसी वक्त जियोंग उस बॉडीगार्ड को वहाँ पर बुलाता है जिसका एक पैर उस दिन जैंग ने तोड़ दिया होता है और जिस दिन बे के साथ वो सब कुछ हुआ था ये बॉडीगार्ड भी वहाँ पर मौजूद था। और अब ये आदमी जैंग के खिलाफ पुलिस का गवाह बन चुका है। अब इस बॉडीगार्ड से जियोंग को पता चलता है कि कल जैंग इस देश को छोड़कर भागने वाला है। तब चीफ और जियोंग दोनों ही अपने सीनियर से मिलकर उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर मांगते हैं, लेकिन इनका सीनियर कहता है कि चोए ने तो वो पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है, तो आखिर अब किस जुर्म के लिए हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तब जियोंग कहता है कि इस देश को छोड़ने के पहले वो अपने दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी करने वाला है और उस जैंग के लिए किसी भी पार्टी में ड्रग्स लेना बहुत ही आम बात है, तो इसीलिए हम उस क्लब में रेड करके बाकी नशेड़ियों के साथ साथ जैंग को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अब इसके बाद अपने प्लान के तहत जियोंग उस क्लब के पास अपनी फील्डिंग जमाना शुरू कर देता है जहां पर जैंग आज पार्टी करने वाला है। और अब कुछ ही देर बाद जैंग की अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ उस क्लब में एंट्री होती है और क्लब के अलग अलग कमरों में ये सभी नशे करने के लिए तैयार होते हैं। अब इसी वक्त जैंग की पुरानी गर्लफ्रेंड भी इस कमरे में आ जाती है और उसके और जैंग के बीच झगड़ा होने लगता है। तब यहाँ पर जैंग उसे नशे का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। अब इसी बीच बाहर खड़ी हुई पुलिस को भी क्लब के अंदर जाने का साइन मिल जाता है और बाहर खड़े बॉडीगार्ड को पीटते हुए ये सभी लोग उस क्लब में घुस जाते हैं और अलग अलग जगहों पर काफी सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसी भगदड़ का फायदा उठाकर जैंग पिछले रास्ते से भागने लगता है। तब जियोंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी उसके बॉडीगार्ड्स उसे बचाने के लिए जियोंग से फाइट करने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर जियोंग एक कार लेकर
वहाँ से भागने में कामयाब होता है। तब जियोंग भी उन बॉडीगार्ड से निपटकर जैंग का पीछा करने लगता है और यहाँ पर जैंग काफी ज्यादा नशे में होता है, तो इसीलिए वो अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहा होता है और वो रास्ते में आ रही किसी भी गाड़ी को ठोकते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और जियोंग भी एक बाइक लेकर काफी देर तक उसका पीछा करता है और फिर आखिरकार कुछ भीड़ में फंसकर जैंग की कार वहीं पर रुक जाती है। तब जियोंग उसके खिलाफ सभी चार्जेस को बताते हुए उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक जैंग उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। तब जवाबी हमला करते हुए जियोंग भी उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी जियोंग देखता है कि यहाँ पर खड़े हुए लोग इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिर वो जैंग को और भी ज्यादा गलतियां करने का मौका देता है और तब वहाँ पर जैंग उसे और भी बुरी तरीके से पीटता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जियोंग भी उसकी कायदे से पिटाई करना शुरू करता है और अब फिर जियोंग को और पीटने के बाद जैंग जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो तब वो देखता है कि जियोंग ने पहले ही एक हथकड़ी से उसके एक हाथ को बांध दिया है और अब उसके थोड़ी देर बाद बाकी पुलिस वाले आकर जैंग को वहाँ पे गिरफ्तार कर लेते हैं। और तब यहाँ पर जियोंग अपने चीफ से कहता है कि ये स्पॉइल्ड ब्रेड चाहे कितना भी बिगड़ा हो, लेकिन एक बात तो है, इसे फाइट करना आता है। अब इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है और अब जैंग के ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम कोर्ट में साबित हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब उसे सजा मिलना तो तय है। अब इसी बीच एक दिन बेव भी कोमा से बाहर आ जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।